Hello and good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are doing well. So, welcome in the class of business studies. We were on chapter number 7th of your book, that is directing. We were discussing the elements of directing until yet we have discussed about communication, right? In our previous class, we have discussed about the meaning and concept of communication. We have discussed the process of communication. We have studied how the sender in a communication finds a message or idea in his mind and he converts the message into some language and then he transmits the message to the receiver by using some media, and then how the receiver decodes the message and sends feedback to the sender regarding the message, and how this communication process gets end. It starts from the sender and it ends also when the sender receives the feedback, right? We have also discussed about the formal and informal communication. We have discussed the vertical, horizontal, and diagonal communication. We have discussed the graphs of these all. Now today we have to discuss about the strategic use of informal communication. In our previous class we have discussed about the meaning and features of informal communication. जब भी कोई पर्सनल बात डिस्कस हो रही है ऑफिस के अंदर बिना स्केलर चेन को फॉलो किए हुए, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, राइट? हमारे पर्सनल जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, रूमर्स स्प्रेड होते हैं, ये सारी चीजें। बट काफी बार मैनेजर वर्कर्स के साथ एक इनफॉर्मल लिंक बना के रखता है, वर्कर्स के साथ पर्सनल रिलेशंस बना के रखता है। क्यों बना के रखता है? क्योंकि उसको पता है अगर उसने वर्कर्स को फ्रेंड बना लिया तो वर्कर उसको कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये उसको हेल्प कर सकता है अगर मैनेजर ने वर्कर के साथ बढ़िया टर्म्स एस्टैब्लिश करके रखे तो ये मैनेजर को हेल्प करेगा टू गेन द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा यही है, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसे हम स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड तरीके से वर्कर्स के साथ थोड़ा सा टाइप हो सकते हैं इनफॉर्मली, और कैसे हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए क्या लिख के दे रहे हैं, द मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन से किसी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है और मैनेजर उन लोगों के साथ इनफॉर्मली जुड़ा हुआ है तो मैनेजर उस कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज दिया रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस, बट 4 बच्चे ऐसे थे जिनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो स्कूल के पास जो अवेलेबल था उस पर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में स्कूल ने क्या किया, उन 4 बच्चों के दोस्तों को पकड़ा और उन दोस्तों को उन्होंने कह दिया कि भाई ये वाली बात उसको पहुंचानी है। या कोई एक स्टूडेंट नहीं आ रहा था, स्कूल उस बच्चे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसके किसी फ्रेंड से हमने इनफॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया, आपको तो पता ही होगा, राइट? या फिर कोई एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है बट उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो हम उसके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट कर लेंगे और उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करवा पाएंगे। नेक्स्ट, काफी बार अर्जेंटली अगर मुझे कुछ आपको कम्युनिकेट करना होगा तो मैं इनफॉर्मल मीडियम यूज कर सकती हूँ। जैसे स्कूल में नोटिस देना था बट मैं स्कूल में नोटिस देना भूल गई, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली उसको बहुत क्विकली फॉरवर्ड कर सकती हूँ, आपको आराम से पता चल जाएगा इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर टुमारो कि कल आप लोग स्कूल आएंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एंड कोविड-19 के बाद तो ये और ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, राइट? आज से 3 साल पहले आपको याद नहीं होगा कि आप अपने टीचर्स से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते थे, बट अब ये बहुत नॉर्मल बन गया है, राइट? नेक्स्ट देखिए, the managers can get true and accurate response from of subordinates on various policy matters। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जो वर्कर के लिए, वर्कर को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है उसके लिए बनाई गई है, बट वर्कर उस पर क्या सोच रहा है ये मैनेजर को नहीं पता। तो ऐसे में मैनेजर वर्कर का रिस्पॉन्स ले पाएगा उन पॉलिसी मैटर्स पे कैसे, उनसे इनफॉर्मल बातचीत करके। बातों बातों में मैनेजर ये क्रॉस वेरीफाई कर पाएगा कि वो पॉलिसीज कितने वर्कर्स को पसंद आई और किसको नहीं पसंद आई, या कौन कौन लोग उस पॉलिसी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीजें मैनेजर आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो वही चीजें कह रहे हैं कि ट्रू और एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिल जाएगा मैनेजर को रिगार्डिंग द वेरियस पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन, informal communication provides relief to employees
and results in reducing union and management problem. ये कह रहे हैं अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्टिव रखोगे तो वर्कर्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप सोचिए अगर आप स्कूल में पढ़ने आए हैं और पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा बीच बीच में लग रहा है एक पीरियड खत्म होने के बाद कि हमने थोड़ी बात कर ली आपस में, हमने डिस्कशन कर लिया रिगार्डिंग द क्लास, हमने क्या किया अपने हम फ्रेंड से मिलके आ गए विद इन द स्कूल, है ना, हमारे फ्लोर के अंदर हम थोड़ा सा थोड़ी किसी भी तरीके से हमने अपना स्ट्रेस रिलीज कर दिया तो वर्कर्स को लगेगा कि हाँ वो रिलैक्स्ड है, प्लस इससे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम आएगी। अगर इनफॉर्मली आप वर्कर से कनेक्ट हो जाएंगे तो मे बी वर्कर आपको समझेगा और जब वो आपको समझेगा तो आपके और वर्कर के बीच में प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, we have to discuss the last topic of this chapter as the difference between formal and informal communication. इसके बाद वाला पूरा पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, सीबीएसई ने 2021 एंड 2022 के बैच में उसको नहीं रखा है। तो देखिए क्या है मीनिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा, जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के अंदर है ना, जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को क्रॉस करते हुए जा रहा है, जिसमें सारी चीजें सिस्टमैटिक हो रही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं है उनके बीच में, ऐसे सभी लोग जिनका कोई ऑफिशियली कनेक्शन नहीं है उनके बीच में आपस में, या फिर ऑफिशियली कनेक्शन है तो भी वो चेन को फॉलो करके बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं उस ऑफिस के काम के अलावा कोई और, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। रिलेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, और ये रिलेशन इम्पर्सनल है, पर्सनल बात नहीं हो रही है फॉर्मल वाले में। इनफॉर्मल में पर्सनल रिलेशन एस्टैब्लिश होगा अमंग द इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट their superiors, or we can say subordinate, whoever the person is. Nature, formal वाला rigid nature क्या है, आप modification नहीं कर सकते। फ्लो फॉलो करना है तो करना पड़ेगा, स्केलर चेन फॉलो करनी है आपके लिए बनी है तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक द चेन। लेकिन इनफॉर्मल वाला फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बदलता रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैनल, फॉर्मल वाला एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। देखिए इनफॉर्मल में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, इट फॉलोज फॉर्मल और एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड। एक फॉर्मल लाइन ऑफ कमांड है जो पहले से बनी हुई है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। We are not supposed to break the chain of command. जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, सिलेबस रिलेटेड अपडेट मैम को चाहिए तो मैम सरोज मैम से पूछ रहे हैं और सरोज मैम आगे आके हमसे पूछ रहे हैं। ये चेन ऑफ कमांड को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, ये चेन ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, कोई चेन ऑफ कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। Expression, many a times it is advised to the organizations to keep a written record of all the formal messages. आप देखिए स्कूल से छुट्टी के नोटिस भी आपको रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, राइट? तो रिटन फॉर्म में क्यों हो, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। तो जनरली मैक्सिमम केसेस में फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और इनफॉर्मल वाला ओरल, हम आपस में दोस्तों से बातें कर रहे हैं तो हम लिख लिख के नहीं करेंगे, राइट? Next, need. The formal communication serves the need of organization. Organization में जो जो जरूरत है, organization में जिससे जिसको जो बात करनी है वो discussions यहाँ पे होंगे, तो organization की need को ये fulfill करेगा। And if we talk about informal, it serves the need of individuals working in the organization. जो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी needs को fulfill करने के लिए informal communication बना है। Next, स्पीड। फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग अलग चैनल से पास होगी, है ना, अलग अलग चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, तो स्पीड कंपैरेटिवली लेस, और फॉर इनफॉर्मल में थोड़ी सी हाई। देखिए क्या लिख के दे रहे हैं आपको, the speed of formal communication is generally slow because all information has to pass through established chain of command. एक established chain of command है, आप उसको follow करेंगे, उसको follow करते हुए ही आपका message pass होगा। And informal में fast because it cuts across all the official channels. Next, fixation of responsibility. फॉर्मल में वी कैन फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है कि कोई बात अगर मुझ तक आई है तो वो किस सोर्स के थ्रू आई है,
मैं इजीली उस सोर्स को लोकेट कर सकती हूँ और गलत इंफॉर्मेशन आने पे मैं उस सोर्स को ब्लेम कर सकती हूँ। अगर मैम के पास गलत सिलेबस अपडेट गया तो मैम को पता होगा कि ये सिलेबस किस किस चेन को क्रॉस करते हुए आया है, उन सभी चेन्स को ब्लेम किया जा सकता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। अगर क्लास में कोई एक रूमर स्प्रेड हो रहा है और आपसे पूछ लिया जाए किसने ये वाली बात बताई थी, तो कोई भी नहीं बताने वाला है, राइट? सभी लोगों में यूनिटी बनी हुई रहती है। तो इनफॉर्मल में यू कांट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन फॉर्मल में इट कैन बी लोकेटेड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, it is easy to fix the responsibility in formal communication because source of information can easily be located. आपको पता है information कहाँ से आ रही है, whereas in case of informal it is not possible because source of information is not known. Last one, record. इनफॉर्मल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल में सारी चीजें रिकॉर्ड में मेंटेन करी जाती है, सिग्नेचर करवाया जाता है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, आपने लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवानी है, आपको बुक की रिक्वायरमेंट है, आप लाइब्रेरी गए और बुक इश्यू करवाई, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। भले ही आप स्कूल के कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, कितने सालों से स्कूल में काम कर रहे हो, डजंट मैटर, एक रूल है, उस रूल को फॉलो किया जाएगा और आपका सिग्नेचर करवा के उसके बाद में ही आपको क्या दी जाएगी, बुक दी जाएगी। लेकिन आपको किसी टीचर से लेनी है, आपने इनफॉर्मल तरीके से लिया है तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, टीचर की अपनी बुक है, उन्होंने आपको दे दी है, तो विदाउट एनी रिकॉर्ड्स वो आपको बुक दे देंगे। तो इसी तरीके से मैसेजेस की बात होती है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन की बात होती है। आगे देखिए, ये कंप्लीट है, कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। राम इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू मोहन ड्यूरिंग बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन। सन की बर्थडे पार्टी में आप बता रहे हो कि ऑफिस में ये वाली चीज हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जा रही है। तो अगर हम ये चीज बता रहे हैं तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पार्टी के टाइम पे ये मैसेज शेयर किया है, पार्टी के टाइम पे हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, टू गेट द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ। एम्प्लॉय का रियल फीडबैक पता करना है तो आपको कौन सा कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कहाँ पढ़ा हमने, स्ट्रेटेजिक यूज पढ़ रहे थे, तो वहां पे आया था कि एक्यूरेट और रियल फीडबैक आपको एम्प्लॉयज का पता चल सकता है इफ यू विल यूज द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। So here we have completed our chapter number 7 up to the topic. This topic, barriers to effective communication, is not part of our syllabus. इसमें बताया हुआ है कि communicate करते टाइम कैसी कैसी problems आती है। काफी बार sender अपनी तरफ से सही message send करता है, लेकिन फिर भी कुछ misunderstanding रह जाती है, कुछ communication gap रह जाता है। तो वो कम्युनिकेशन गैप क्यों रहते हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये इस टॉपिक में बताया हुआ था। लेकिन अभी ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार आपको बता देती हूँ, और सारी चीजें आपको कैसे पढ़नी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग, बहुत सिंपल स्टार्टिंग है, ये दो डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि डायरेक्टिंग इंक्लूड्स 4 इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। You have to instruct them, you have to guide them, you have to inspire them as a leader, and you have to motivate them to work more so that they can achieve the organizational goal. Then you have to learn this definition. Directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. Directing means you have to tell the people what they are supposed to do, and then you have to check it whether they are doing it well or not. Then the features are very simple. Then after, you have to go with the importance. There are only 5 points of information. It initiates action, it integrates the employees' efforts, it is a means of motivation, it brings stability and balance in organization, and it is important to facilitate changes in the organization. फिर खास बात यह है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से केवल डायरेक्टिंग फंक्शन ऐसा है जिसका कोई प्लान्ड प्रोसेस नहीं।
सीक्वेंस वाइज कोई स्टेप्स नहीं लर्न किए हैं अपने डायरेक्टिंग प्रोसेस में, हमने पढ़े हैं केवल इसके 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट नंबर 1, आपको केवल उसका मीनिंग डिस्कस करना है, यानी सुपरविजन, यू हैव टू लर्न ओनली द मीनिंग। 4 keywords are there: instruction, guidance, monitoring and observing. You have to instruct the worker, you have to guide them, you have to check and monitor them continuously when they are doing the work. Then motivation, 3 keywords. You have to stimulate your workers, you have to inspire them and you have to induce them so that they can work better. Then the features of motivation, quite simple. It is a psychological phenomenon. It cannot be forced to employees. It is goal directed. Motivators are positive as well as negative. Then it is a complex process and it is continuous and dynamic. After this, the most important part of your chapter, Maslow's need hierarchy theory. This is very important. You have to study the needs in a proper sequence. आपको ये sequence split नहीं करनी है, change नहीं करनी है. And the first one is physiological need, the basic needs of employees. Then the safety and security needs. Then the social needs, esteem needs, and then self-actualization need. हमने इसमें पढ़ा कि एक employee कितना लालची होता है, एक ह्यूमन बीइंग कितना लालची होता है. जैसे ही उसकी फर्स्ट नीड फुलफिल होती है, कैसे वो अपनी नेक्स्ट नीड पे आ जाता है और कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. Right? The story of motivation does not end over here. You have to go with the financial and non-financial incentives as well. Motivation में हमने क्या क्या पढ़ना है? Motivation का meaning, then the 3 important terms: motive, motivation and motivators, then the features of motivation, then this theory of Maslow, and then at last you have to study all the financial and non-financial incentives that an organization can give to its workers in order to boost up their morale. Right? Financial बहुत आसान है, non-financial भी easy है. You just have to go with the reading. आराम से समझ में आ जाएंगे. Then after we have discussed the topic leadership, कैसे एक leader अपने workers को, अपने followers को, उनके behavior को influence करता है. 3 styles of leadership which are used by leader under different situations. कौन-कौन सी 3 styles थी देखिए. ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, जहां एक लीडर अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है. ये स्टाइल करंट टाइम में बहुत ज्यादा नहीं चल सकती, सिर्फ कुछ कुछ सिचुएशंस में एप्लीकेबल है. राइट? यहाँ पे क्या करता है, एक लीडर अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो वर्कर से कोई सजेशन नहीं देता, जैसे उसको काम करवाना है वो वैसे ही काम करवाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है वर्कर के ओपिनियन से. नो सजेशंस, ओनली ऑर्डर्स आर गिवन और फेयर और पनिशमेंट से उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया जाता है. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में एम्प्लॉइज के सजेशंस लिए जाते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन चलता है. एम्प्लॉइज को कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए हमें हेल्प कीजिए, सजेशंस दीजिए, उनका इनिशिएटिव हाई रखा जाता है. और फ्री रीड में तो एम्प्लॉइज को फ्री छोड़ दिया जाता है, उनको कहा जाता है आप अपने अकॉर्डिंग ही काम कर लीजिए, आपको बस जब कुछ हेल्प की जरूरत हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, अदरवाइज आपको जो डिसीजन सही लगता है आप उसको लेके काम कीजिए. पढ़ के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. नाउ यू हैव टू लर्न द टॉपिक्स. देन आफ्टर द लास्ट पार्ट, कम्युनिकेशन, आइडियाज का, मैसेजेस का ट्रांसमिशन. इसको हमने अभी अभी रिवाइज किया था आज की क्लास स्टार्ट होते टाइम. कम्युनिकेशन में यू हैव टू गो विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल के अंदर कुछ कैटेगरीज और इनफॉर्मल के अंदर भी कुछ. बस इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है. देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. हैव अ लुक. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर, कुछ केस स्टडीज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ हॉट्स, दैट इज about Mrs. Rajlakshmi. Before going with the case study, I have already suggested you to read the main question part of the case. बेसिकली वो आपसे क्या पूछना चाहता है, ये आपसे पूछना चाहते हैं द इंसेंटिव. यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स टाइप व्हिच हैज बीन सजेस्टेड बाय मिसेस राजलक्ष्मी. राइट? और आपको कोई और इंसेंटिव्स बताने हैं, यानी बात सारी इंसेंटिव की हो रही है. वी नो देयर आर 2 इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. तो देखिए क्या कह रहे हैं.
Mrs. Rajlakshmi is working as the human resource consultant in a firm manufacturing cosmetic, which is facing a problem of high employee turnover. The CEO of the company has invited the suggestions from her for retaining the talented employees and reducing the employee turnover. She recommends that the good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees and at the same time makes them contribute toward the growth of organization. Mrs. Rajlakshmi HR कंसल्टेंट थी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में. फर्म लॉस में जाने लगी, एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हुआ. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को. ऐसे में सीईओ ने मिसेस राजलक्ष्मी को बुलाया. इन्होंने सजेस्ट किया कि एम्प्लॉय को इस तरीके से रिवॉर्ड करो कि उनको ओनरशिप की फीलिंग आए. एम्प्लॉय को ओनर बनाने का मतलब है या तो उसको पार्टनर बना दो या फिर उसको स्टॉक ऑप्शन दे दो. तो कौन सा है इंसेंटिव? फाइनेंशियल. फाइनेंशियल का टाइप कौन सा है? को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना. इसने लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. मैंने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल और उसके अंदर भी कौन सी कैटेगरी? को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. इसको एक्सप्लेन कर देंगे और फाइनेंशियल इंसेंटिव की कैटेगरी के कोई भी दो दूसरे इंसेंटिव्स यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर देंगे. Next, why is it said that directing takes place every level where there are superior and subordinates? Obviously, directing जो है वो pervasive है, हर function पे चलेगा because at every level superior need to instruct the subordinate about the work which need to be performed. Next, Ravi, the marketing manager of Weaver Garments, does not allow the salesmen working under him to freely express their frank opinion and feelings regarding the work related matters. Identify the barrier. ये हम नहीं कर सकते क्योंकि barrier वाला topic नहीं है. Next, name the incentive in which benefits like car allowance, housing, medical aid are offered. ये non financial का last वाला था. Perk, fringe, sorry, financial का last वाला perk, fringe, prerequisites and other benefits. तो ये भी वही है. Next, element of directing which refers to influencing people to strive willingly for mutual objective. लीडरशिप. लोगों को इन्फ्लुएंस हम किससे करते हैं? लीडरशिप के थ्रू करते हैं ना. लोगों को विलफुली काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप का पार्ट है. Next, a good leader does not wait for opportunity but he creates them. ये भी वैसे लीडर की क्वालिटीज हट गई है सिलेबस में से, बट आपको पता होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं करता, खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वो कौन सी क्वालिटी को शो कर रहा है? वो शो कर रहा होता है कि वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी है. हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था हमने. Next, better human relationship is an advantage of which type of communication? Obviously informal. अगर आप वर्कर्स से इनफॉर्मली कनेक्ट होगी तो वर्कर्स का आपके साथ रिलेशन इंप्रूव होगा. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग कौन से फंक्शन पे परफॉर्म होता है? ऑल द थ्री लेवल्स. कौन से लेवल पे? बट अगर पूछ ले मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड होता है, योर आंसर विल बी लोअर लेवल मैनेजमेंट. ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं डायरेक्टिंग पे. नेक्स्ट, नेम द काइंड ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस. कंपनी का शेयर दे रहे हैं तो को पार्टनरशिप ऑब्लिक में स्टॉक ऑप्शन. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल. स्टिम्युलेट करना कीवर्ड है स्टिम्युलेटिंग मोटिवेशन का. तो द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल विल बी मोटिवेशन. एंड द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. इन्फ्लुएंस वर्ड आ गया तो योर आंसर विल बी लीडरशिप. और विलिंगली, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, ये कीवर्ड्स हैं इसके. इसके अलावा आगे के क्वेश्चंस आप रीडिंग करके रखिए. बैरियर वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है. इट मींस क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th आपको नहीं करना है. ठीक है. इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से रीडिंग करके रखिए. जहां जहां बैरियर वाला पार्ट आ रहा है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी का पूरा पोर्शन पढ़ के देखिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, विद द नेक्स्ट चैप्टर. हैव अ नाइस डे. एंजॉय योरसेल्फ.